नमस्कार विद्यार्थियों, नव भारती परिवार में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको जो पढ़ाने जा रही हूँ वो अधिगम के लिए आकलन वाली जो आपकी बुक है उसकी बुक का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के मैं आई हूँ। परंपरावादी कक्षा कक्ष और रचनावादी कक्षा कक्ष दोनों में क्या अंतर है? परंपरावादी कक्षा कक्ष और रचनावादी कक्षा कक्ष क्या है, पहले ये समझना आवश्यक है। परंपरावादी कक्षा कक्ष में आप समझ गए होंगे कि जिसमें छात्र केंद्रित शिक्षण नहीं होता है, अध्यापक केंद्रित जो शिक्षण होता है वो परंपरावादी शिक्षण होता है। परंपरावादी कक्षा कक्ष होता है जिसमें छात्र केवल सुनता है और अध्यापक बोलता है। अब ये अधिगम प्रभावी होगा या नहीं होगा, ये आप समझ गए होंगे कि जब बालक कक्षा कक्ष में जब अध्यापक सिखा रहा होता है तो हर बालक अध्यापक की बात को समझ जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसके लिए एक ही शिक्षण विधि के माध्यम से अगर बालक को पढ़ाया जा रहा है, मान लो किसी टॉपिक को व्याख्यान विधि के माध्यम से बालकों को समझाया जा रहा है, लेकिन व्याख्यान विधि के माध्यम से सभी बालकों को समझ में आए ऐसा जरूरी नहीं है। तो क्या करना होगा? हमें करना होगा कि रचनावादी कक्षा कक्ष का वातावरण बनाना होगा कि जो बालक व्याख्यान विधि के माध्यम से नहीं समझ पा रहे हैं उन्हें कुछ ऐसी टेक्निक से समझाना ताकि हर बालक सीख सके, बालक अपने अधिगम में सुधार कर सके, उसे परिवर्तित कर सके, नवीन परिस्थितियों में उसको ढाल सके। इसके लिए क्या किया जाए? तो ध्यान रखना, परंपरावादी कक्षा कक्ष का वातावरण और रचनावादी कक्षा कक्ष के वातावरण में क्या अंतर है वो हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो देखिए, परंपरागत कक्षा कक्ष और रचनावादी कक्षा कक्ष क्या होता है। देखो, पाठ्यक्रम संपूर्ण से अंश की ओर होता है। ध्यान रखना, परंपरावादी कक्षा कक्ष में सबसे पहले बालक को यह बताया जाएगा कि आज आपको जो है ज्वालामुखी पढ़ाया जाएगा। तो ज्वालामुखी एक संपूर्ण है। फिर ज्वालामुखी क्या है, ज्वालामुखी किसे कहते हैं, ज्वालामुखी उद्गार कैसे होता है, ज्वालामुखी उद्गार के केंद्र कौन कौन से हैं, उसके प्रकार कौन से हैं, फिर हम संपूर्ण से अंश की ओर आते हैं। किसमें? परंपरागत कक्षा कक्ष में। और उसमें जो मैंने आपको बताया आधारभूत कौशल, जैसे शिक्षक के द्वारा ज्वालामुखी को लिखना, शामपट पर उसको समझाना, ये सब कक्षा कक्ष के आधारभूत कौशल और युक्तियों पर जोर देकर के कक्षा कक्ष में जो है बालक को पढ़ाया जाता है। तो परंपरागत कक्षा कक्ष में क्या होता है? परंपरागत कक्षा कक्ष में पाठ्यक्रम को संपूर्ण से अंश की ओर पढ़ाया जाता है। आधारभूत कौशल और युक्तियों पर क्या दिया जाता है? बल दिया जाता है। अब आता है रचनावादी कक्षा कक्ष। रचनावादी में सबसे पहले बड़े संप्रत्यों पर ज्यादा जोर दिया जाता है, सभी को समाहित करने पर बल दिया जाता है और जितनी भी चीजें उससे संबंधित है, जैसे ज्वालामुखी से संबंधित और चीजों को भी, जैसे बताया जा सकता है कि ज्वालामुखी वहां पर आया था, ज्वालामुखी को और कई एग्जाम्पल के माध्यम से बड़े बड़े संप्रत्यय लेकर के अगर समझाया जाए तो वो रचनावादी कक्षा कक्ष है। जैसे कि जहां पर भूकंप आया था उस क्षेत्र को दिखाया जाए, उसके असर को दिखाया जाए, ज्वालामुखी उद्गार किस तरीके से होता है इसको प्रोजेक्टर के माध्यम से समझाया जाए तो वो रचनावादी कक्षा कक्ष होता है। तो ध्यान रखना, परंपरागत कक्षा कक्ष और रचनावादी कक्षा कक्ष में क्या अंतर होता है? यहाँ पाठ्यक्रम संपूर्ण से अंश की ओर होता है, लेकिन वहां पाठ्यक्रम में बड़े बड़े संप्रत्यों को समाहित किया जाता है और समस्त भागों को उस पाठ्यक्रम में शामिल करने पर जोर दिया जाता है। उसके बाद आता है दूसरी परंपरागत कक्षा कक्ष में पाठ्यक्रम में शामिल पदों को अक्षरक्ष
क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। किसको? कक्षा कक्ष में। पाठ्यक्रम में शामिल पदों को अक्षरश शामिल किया जाता है, सभी पदों को। जैसे अगर मान लो पाठ्यक्रम में ज्वालामुखी का अर्थ दिया है, उसके प्रकार दिए हैं, उसकी परिभाषाएं दी है, सभी को पॉइंट टू पॉइंट लिया जाता है। लेकिन रचनावादी में क्या होता है? बालक की रुचि और उसके द्वारा ज्वालामुखी पढ़ाते समय बालक जिन प्रश्नों को पूछता है उन पूछे हुए प्रश्नों पर ज्यादा जोर दिया जाता है रचनावादी कक्षा कक्ष में, जबकि परंपरागत कक्षा कक्ष में जो पाठ्यक्रम में शामिल पद दिए गए हैं उन सबको अक्षरश पूर्ण रूप से शामिल किया जाता है। तो आपने दूसरी परिभाषा देखी कि यहाँ पाठ्यक्रम में शामिल पदों को अक्षरश शामिल किया जाता है, जबकि यहाँ पर रुचि व उसके द्वारा मतलब यहाँ पर छात्र के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के आधार पर समझाया जाता है। अब उसके बाद देखिए तीसरा, अध्ययन सामग्री में पाठ्य पुस्तकें और कार्य पुस्तिका, इन पर ज्यादा फोकस किया जाता है। पाठ्य पुस्तक में जो लिखा हुआ है, जो कार्य विद्यार्थियों को निबंधात्मक प्रश्न, लघुत्तरात्मक, अति लघुत्तरात्मक जो प्रश्न कार्य पुस्तिकाएं हैं उस पर ही ज्यादा जोर दिया जाता है परंपरागत कक्षा कक्ष में। लेकिन यहाँ पर बालक से प्राथमिक संसाधनों के माध्यम से कैसे बालक को समझाया जा सकता है और हस्त कौशल से संबंधित समस्त सामग्री को उस टॉपिक को पढ़ाने में प्रयोग किया जाता है। हस्त कौशल, मान लो ज्वालामुखी पढ़ाया जा रहा है तो किसी विद्यार्थी का बना हुआ ज्वालामुखी उद्गार को दिखाते हुए किस प्रकार बनाना है बालक को दिया जा सकता है कि ज्वालामुखी उद्गार किन किन क्षेत्रों में हुआ उसका एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ज्वालामुखी के प्रकारों के बारे में भी बच्चों से हस्त कौशल करवा सकते हैं। तो यहाँ पर पाठ्य पुस्तकों पर फोकस किया जाता है, लेकिन यहाँ पर प्राकृतिक जो प्राथमिक संसाधन है उनके माध्यम से समझाया जाता है। हस्त कौशल से संबंधित सामग्रियों के माध्यम से विद्यार्थी को कक्षा कक्ष के वातावरण में समझाने का प्रयास किया जाता है। उसके बाद आता है चौथा, ज्ञान आंतरिक रूप में दृष्टिगोचर होता है। यहाँ पर ज्ञान आंतरिक रूप में होता है, उसको व्यवहारिक रूप में प्रयोग कक्षा कक्ष के वातावरण में नहीं कर पाता है। छात्र केवल यहाँ पर अनुभव को सीखता है, अनुभव को व्यवहारिक जीवन में प्रयोग नहीं कर पाता है परंपरागत कक्षा कक्ष में। लेकिन यहाँ पर ज्ञान गत्यात्मक होता है, अनुभवों द्वारा परिवर्तित होता रहता है। लेकिन यहाँ पर ज्ञान आंतरिक रूप में होता है, अप्लाइंग नहीं होता है। तो परंपरागत कक्षा कक्ष में ज्ञान आंतरिक अवस्था में रहता है, जबकि रचनावादी कक्षा कक्ष के वातावरण में ज्ञान गत्यात्मक होता है और अनुभवों द्वारा परिवर्तित होता रहता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर छात्र अकेले कार्य करते हैं। ज्वालामुखी उद्गार के प्रकार ज्ञात करने हैं, ज्वालामुखी को समझना है तो बालक अपने आप शिक्षक के थ्रू समझ रहा है, लेकिन यहाँ पर बालक समूह में सीखता है। ज्वालामुखी का एक प्रोजेक्ट बनाना है, समूह को दे दिया गया है काम, तो उसको किस तरीके से करना है वो समूह के रूप में किया जाता है, जबकि यहाँ पर छात्र अकेले कार्य करता है। तो ध्यान रखना, परंपरागत कक्षा कक्ष में छात्र अकेले कार्य करते हैं, जबकि रचनावादी कक्षा कक्ष में बालक समूह में कार्य करते हैं। किसमें कार्य करते हैं? समूह के रूप में कार्य करते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर सीखने का मतलब है बालक व्यक्तिगत कौशल का विकास होता है। उसमें बालक केवल अपने व्यक्तिगत कौशल का विकास करता है, लेकिन रचनावादी शिक्षण के माध्यम से जब वो समूह के रूप में कार्य करता है तो उसमें संज्ञानात्मक कौशल का विकास होता है। वो चीजों को बांटना सीख जाता है, समस्या को टुकड़ों में बांट देता है, टुकड़ों में बांट करके उसको एक करता है, फिर उसका अन्वेषण करते हैं, खोज करते हैं। ये सब बालक सीखता है, क्योंकि बालक करके सीखता है रचनावादी कक्षा कक्ष में। लेकिन यहाँ पर केवल
अध्यापक के द्वारा सुनी सुनाई बातों से अपने केवल व्यक्तिगत कौशल का विकास करता है, लेकिन रचनावादी कक्षा कक्ष के अवस्था में बालक में उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक कौशल का विकास होता है, विश्लेषण करना सीखता है, निरीक्षण करना सीखता है, संश्लेषण करना सीखता है और अन्वेषण करना सीख जाता है। किसके माध्यम से? रचनावादी कक्षा कक्ष के वातावरण में। उसके बाद देखिए यहाँ पर जिस ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो आपने पूर्व ज्ञान दिया था उसको प्रमाणिक माना जाता है कि पूर्व ज्ञान जो बालक ने सीखा है उसके आधार पर नवीन ज्ञान दिया जाता है। लेकिन रचनावादी कक्षा कक्ष में पूर्व ज्ञान पर्यावरण के अकॉर्डिंग परिवर्तित होता रहता है, उसमें धीरे धीरे सुधार करने की आवश्यकता बालक करता रहता है, अपनी कमियों को खोजता रहता है। लेकिन यहाँ पर जो ज्ञान उसने प्राप्त कर लिया पूर्व में, उसके आधार पर वो नवीन ज्ञान प्राप्त करता जाता है। तो ध्यान यहाँ पर क्या करना है आपको? यहाँ पर रखना है क्या? पर्यावरण के परिप्रेक्ष्य के रूप में पूर्व ज्ञान परिवर्तित होता रहता है, लेकिन यहाँ पर ज्ञान क्या होता है? प्रमाणिक होता है। कहाँ पर? परंपरागत में ज्ञान प्रमाणिक होता है, जबकि रचनावादी में ज्ञान पर्यावरण के आधार पर परिवर्तित होता रहता है, उसमें सुधार होता रहता है, छात्र अधिगम करता रहता है और अपनी अधिगम के माध्यम से उसने जो ज्ञान अर्जित किया है उसमें भी परिवर्तित व संशोधन करता रहता है विद्यार्थियों। इसके बाद देखिए अपने ऊपर निर्भर। यहाँ पर बालक जो भी सीखता है, जो भी उसको करना है अपने आप करना है, अपने आप सीखना है। लेकिन यहाँ पर अधिगम जो है अंतःक्रिया के माध्यम से सीखता है। छात्र समूह में कार्य करता है, हस्त कौशल का प्रयोग करता है, संश्लेषण करता है, विश्लेषण करता है। सारी समस्याओं का समाधान उसे अकेले नहीं करना है। तो यहाँ पर अधिगम अंतःक्रिया पर आधारित होता है, जबकि यहाँ पर जो भी अध्यापक ने सिखा दिया उस अध्यापक के द्वारा सीखी सिखाई बातों को अपने आप सीखना है, अपने आप सीख करके उसको व्यवहारिक जीवन में उतारना है। लेकिन यहाँ पर अधिगम अंतःक्रिया पर आधारित होता है। तो आपने देखा कि यहाँ पर अपने ऊपर निर्भर रहता है, जबकि यहाँ पर अंतःक्रिया पर आधारित होता है। उसके बाद देखिए संरचनात्मक गणना पर जोर दिया जाता है कि विद्यार्थी ने कितने क्वेश्चन विद्यार्थी ने इस चैप्टर में से याद कर लिए हैं, पाठ्य पुस्तक में जो जो मैटर दिया हुआ है बालक ने कितना सीख लिया है, बस इसके ऊपर जोर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर रचनावादी शिक्षण में ऐसा नहीं है। यहाँ पर व्यवहारिक कार्य जो भी बालक ने सीखा है उसको व्यवहारिक जीवन में कितना उतारा है, इस पर ज्यादा फोकस किया जाता है रचनावादी कक्षा कक्ष के वातावरण में। उसके बाद देखिए बिना सहायता के नहीं सीख सकता, बिना सहायता के बालक नहीं सीख सकता, ऐसा मानना है। अध्यापक बालक को सिखाता है, बालक उसको सीखता है, लेकिन यहाँ पर बालक को केवल परिस्थितियां दी जाती है, बालक को उसमें संश्लेषण करना है, उसमें विश्लेषण करना है, उसका अन्वेषण करना है, उसका निरीक्षण करना है और अपने आप सीखना है। लेकिन परंपरावादी में जो अध्यापक ने सिखाया उसी को सीखना है। तो यहाँ पर बालक निर्भर रहता है, यहाँ पर बालक की निर्भरता नहीं होती है, बालक स्वयं सीखता है। कहाँ पर? रचनावादी कक्षा कक्ष के वातावरण में बालक स्वयं सीखता है, जबकि परंपरागत कक्षा कक्ष के वातावरण में बालक स्वयं नहीं सीखता है। उसके बाद यहाँ पर अध्यापक की भूमिका निर्देशात्मक और सत्तात्मक होती है। बालक अध्यापक निर्देश देता है, अध्यापक केंद्रित शिक्षण होता है, छात्र अंतःक्रिया नहीं होती। लेकिन यहाँ पर छात्र और अध्यापक के बीच में अंतःक्रिया होती है। अध्यापक का व्यवहार सहयोगात्मक होता है, फैसिलिटेटर के रूप में जो है अध्यापक क्या करता है? कार्य करता है, सहयोग की भूमिका निभाता है, बालक को समस्या देता है, समस्या को सुलझाने में उसका सहयोग करता है, ना कि
परंपरागत कक्षा कक्ष में अध्यापक केवल निर्देश देता है, अध्यापक केवल अपनी बात को अपने व्याख्यान विधि के माध्यम से उसको सिखाता है। बालक कितना सीखता है, कितना नहीं सीखता है, ये इसमें नहीं पता चलता है। किसमें? परंपरागत कक्षा कक्ष के वातावरण में। परंपरागत कक्षा कक्ष के वातावरण में जो मूल्यांकन बालक का किया जाता है विद्यार्थियों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मूल्यांकन। परंपरागत कक्षा कक्ष के वातावरण में जो बालक का मूल्यांकन होता है वो अंकों के माध्यम से होता है कि बालक ने किन किन प्रश्नों का उत्तर पुस्तिका में लिखे अनुसार दिया है। लेकिन यहाँ पर बालक का निरीक्षण किया जाता है, उसका अन्वेषण किया जाता है, सभी पक्षों को देखा जाता है, उसने कितना सीखा, इसके आधार पर रचनावादी कक्षा कक्ष में बालक का मूल्यांकन किया जाता है। जबकि परंपरागत कक्षा कक्ष में परीक्षा अंकों के आधार पर बालक का मूल्यांकन किया जाता है, कितने प्रश्नों का जवाब बालक ने दिया, इसके आधार पर बच्चे का मूल्यांकन होता है। तो परंपरागत कक्षा कक्ष के वातावरण में ना तो बालक अनुभवों में परिवर्तन कर सकता है, ना ही उसको व्यवहारिक ज्ञान हो सकता है। हम रचनावादी कक्षा कक्ष के वातावरण में ही बालक का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। इसीलिए आज हमारी शिक्षा नीति यही कहती है कि हमें अपने अध्यापक कार्य में परंपरागत कक्षा कक्ष के वातावरण से उठकर के रचनावादी कक्षा कक्ष के वातावरण में बालक को ज्ञान उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। देखो यहाँ पर संपूर्ण से अंश है, वहाँ बड़े संप्रत्यों को शामिल किया गया है। यहाँ पर पाठ्यक्रम में सभी पक्षों को शामिल किया जाता है। वहाँ पर रुचि और बालक ने जो भी प्रश्न पुटअप किए उसके आधार पर प्रश्नों को महत्व दिया जाता है। यहाँ पर पाठ्य पुस्तकों पर जोर है, वहाँ पर हस्त कौशल पर जोर है। यहाँ पर ज्ञान को आंतरिक रूप में माना जाता है, वहाँ पर ज्ञान गत्यात्मक है और अनुभवों द्वारा परिवर्तित होता है। यहाँ पर छात्र अकेले कार्य करते हैं और यहाँ पर समूह में कार्य किया जाता है। यहाँ अधिगम का मुख्य केंद्र व्यक्ति कौशल का विकास करना है, जबकि यहाँ पर बालक के संज्ञानात्मक कौशल का विकास होता है। विश्लेषण, निरीक्षण, संश्लेषण, अन्वेषण, इन सभी का विकास जो है बालक में डेवलप हो जाता है। यहाँ पर पूर्व ज्ञान को प्रमाणित माना जाता है। यहाँ पर पर्यावरण के परिप्रेक्ष्य में ज्ञान परिवर्तित होता रहता है। यहाँ पर संरचनात्मक गणना पर जोर दिया जाता है, यहाँ व्यवहारिक कार्यों पर जोर दिया जाता है। यहाँ बिना सहायता के नहीं सीख सकता, यहाँ बालक स्वयं सीख पाता है। और यहाँ पर जो मूल्यांकन होता है वो प्रश्नों के आधार पर होता है, लेकिन यहाँ पर प्रश्नों के आधार पर नहीं होता, बालक के संपूर्ण कार्यों का निरीक्षण और अन्वेषण किया जाता है। तो आज आपने परंपरागत कक्षा कक्ष और रचनावादी कक्षा कक्ष के अंतर को समझा। ये बीएड सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसको डिफरेंस के माध्यम से मैंने यहाँ इस वीडियो में समझाया है। आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करें ताकि आगे भी आप इसको पढ़ सके और आप अच्छे शिक्षाविद बन सके। धन्यवाद।